चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग, पर यूनिट कैलकुलेशन बेस्ड है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम क्या है, 100 MVA 33 kV 3 फेज जनरेटर हैज अ सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस ऑफ 15%। देखिए जनरेटर है, 3 फेज है। अच्छा यहां कंफ्यूज ना हो कि ये सिंगल लाइन दिख रहा है, सिंगल फेज है या 3 फेज। 3 फेज बैलेंस सिस्टम को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैलकुलेशन भी पर फेज पे कर सकते हैं। ये एक आसानी है, क्योंकि जब बैलेंस 3 फेज होता है तो आपको पता है कि सिर्फ एक फेजर को आप जानते हैं, इसका मतलब बाकी 2 फेजर्स को भी जानते हैं। जैसे कि फेज ए का वोल्टेज पता आपको, आरएमएस वैल्यू पता है, व्हाट एवर द फेज एंगल इज देयर। दूसरा फेजर क्या होगा, सेम आरएमएस वैल्यू रखेगा मैग्नीट्यूड और 120 डिग्री फेज डिफरेंस। इसका मतलब कि 3 फेज जब बैलेंस सिस्टम होता है तो एक फेज की नॉलेज आपको बाकी 2 फेजेस की भी इंफॉर्मेशन देती है, राइट। तो इसीलिए हम 3 फेज बैलेंस सिस्टम को हम पर फेज बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं और इसको हम कहते हैं सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं, तो ये सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 फेज है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम में ना 3 फेज, लेकिन आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंगल लाइन से। तो कोई पूछे तो आप बताएं कि ये सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 फेज बैलेंस सिस्टम है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये ऑल्टरनेटर है, ये 3 फेज ऑल्टरनेटर है। इसके स्टेटर पे 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग्स हैं, 3 फेजेस हैं, 3 फेज बैलेंस ईएमएफ इज बीइंग जनरेटेड, ठीक है। वो फिर अब 3 फेज ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है, ठीक है। इसके भी प्राइमरी साइड में 3 फेज, अब ये मान लीजिए कि डेल्टा इधर स्टार है, देखिए स्टेप अप है ना, तो मान लीजिए डेल्टा स्टार है, राइट। 3 फेज वाइंडिंग्स डेल्टा में कनेक्टेड हैं, तो उसके 3 नोड्स होंगे ना भाई, बनेंगे ना भाई, तो ये 3 उससे कनेक्टेड हो जाएंगे, फेज ए से, फेज सी बी से और सी से। फिर इसके सेकेंडरी साइड में वेदर स्टार और डेल्टा, यहाँ पे स्टार होगा, स्टेप अप है, ठीक है। तो अब यहाँ 3 वाइंडिंग्स जो है उसके स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड के किससे कनेक्टेड होंगे, 3 फेज ट्रांसमिशन लाइंस हैं, फेज ए है, फेज बी है, फेज सी है, क्लियर है ना। तो ये सिंगल फेज रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह से यहाँ पे फिर सिमिलर ट्रांसफार्मर है, लेकिन ये स्टेप डाउन है। आप ट्रांसमिट करते हैं ना हायर वोल्टेज लेवल पे, फिर यहाँ लोड पॉइंट पे पहुंच गए आप, तो लोड पॉइंट पे पहुंचे तो ये लोड्स हैं, 3 फेज मोटर लोड्स हैं। देखिए मोटर 1 भी 3 फेज है, ये मोटर 2 भी 3 फेज है और मोटर 3 भी 3 फेज है। लेकिन इनकी कैपेसिटी जरूरी नहीं है सेम हो, लोड है डिफरेंट कैपेसिटी की हो सकती है। देखिए ये 30 MVA है, ये 20 MVA है, इसी कैपेसिटी 50 MVA, अलग अलग है ना, लेकिन ऑपरेटिंग वोल्टेज सेम है। ये देखिए क्यों, हाँ क्योंकि इनके इसके बाद जो भी यहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल होगा, बीच में कहीं भी स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है नहीं, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज तो ऑब्वियसली सेम रहना भी चाहिए, तो वो है, ठीक है। जरूरत भी है कि कोई ट्रांसफार्मर आपने यूज नहीं किया तो जो भी यहाँ पे वोल्टेज लेवल है थ्रू आउट सेम है, पैरेलल में कनेक्टेड है। इनकी अपनी रिएक्टेंसेस सेम और डिफरेंट हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप उनकी जो है पर यूनिट वैल्यूज जो कैलकुलेट की एक्चुअल वैल्यूज ऑफ रिएक्टेंसेस क्या है, किस तरह के वाइंडिंग्स है, ठीक है, मे बी सेम और डिफरेंट। चलिए अब ये प्रॉब्लम आपके सामने है। प्रॉब्लम में कहा गया है कि इसकी रेटिंग को आप कॉमन बेस लीजिए, यही कहा है ना, देखिए कहीं पे, कभी इसको भी कह सकता है, अगर कह दिया तो जरूरी हो गया आपको उसी को कॉमन बेस एज्यूम करना है। अगर नहीं कहा होता प्रॉब्लम में तो आप जिसको चाहें एक कॉमन बेस ऑपरेटिंग वोल्टेज का VB और कैपेसिटी SB लेकर कैलकुलेशन कर सकते हैं प्रॉब्लम में, ठीक है। लेकिन यहाँ कह दिया है तो इसको लेना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लेंगे फौरन, क्या क्या लेंगे आप, अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है जनरली रेटिंग में और कैपेसिटी S, तो दोनों का हम बेस ले लेते हैं। तो यहाँ VB ले लीजिए आप, तो VB कितना ले रहे हैं आप, बल्कि और आसान तरीके में लिखने के लिए, क्योंकि ये किलो वोल्ट में है तो इसको हम ऐसे लिख दें, बेस KVA, वही बात है, हम लिखते हैं बेस KV अगर लिखते हैं, और बेस, अब देखिए K में है या M में है, M में है तो MVA कर दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बेस KV कितना लिखेंगे, 33, वेरी गुड, और बेस MVA कितना लिखेंगे, 100। अब इन बेस वैल्यूज पे सारे रिएक्टेंसेस को कैलकुलेट करना है। 2 चीजें पूछा है कि बेस क्वांटिटीज और पर यूनिट वैल्यूज। तो पर यूनिट वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो बेस की जरूरत पड़ती ही है, ना भी कहता तब भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता, राइट। इसमें कह रहा है, ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए एक तरफ से शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है पहले ये देखिए,
यूनिट ट्रांसफार्मर नहीं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर नहीं है, तो या तो स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा, तो क्या करता है, वोल्टेज लेवल को चेंज कर देता है। सपोज एक ट्रांसफार्मर है और उसकी प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज की जो रेशियो है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1:2 है, तो इसका मतलब 100 वोल्ट को 200 वोल्ट करता होगा, डबल कर देता है। अब देख लेंगे क्या है, तो यानी प्राइमरी साइड अगर 100 वोल्ट है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 200 वोल्ट ऑन सेकेंडरी साइड फॉर द ट्रांसफार्मर हैविंग रेशियो 1:2, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे जो आपका ट्रांसफार्मर 3 फेज है, तो प्राइमरी साइड अगर 32 kV है तो उसको वो 110 kV के इक्विवेलेंट सेकेंडरी साइड में कर देता है। तो आपने बेस kV जो लिया है वो 33 कहाँ पे, प्राइमरी साइड में, तो सेकेंडरी साइड इक्विवेलेंट टू दैट कितना हो जाएगा, इस रेशियो का ख्याल रखते हुए, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 33 kV, यहाँ का 33 kV नहीं हुआ, दैट इज इक्विवेलेंट टू डिपेंडिंग अपॉन दिस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगेन यहाँ पे कहीं ट्रांसफॉर्मर नहीं है तो वोल्टेज सेम रहेगा बेस, लेकिन यहाँ पे फिर स्टेप डाउन आप कर रहे हैं तो फिर इसका ख्याल रखना होगा। यहाँ चूंकि सिमिलर है ट्रांसफॉर्मर, जितना स्टेप अप कर रहा है उतना स्टेप डाउन करके फिर यहाँ पे वही ला देगा लेवल वोल्टेज का जो यहाँ पे है, बस में है ना। तो इसको भी आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है, या लिख लें, लिखेंगे क्या कि न्यू बेस केवी, लाइन का पहले लिख लें, तो लाइन का क्या लिखेंगे, लाइन की तरफ आप जा रहे हैं तो 33 kV ऑन प्राइमरी साइड इज इक्विवेलेंट टू, तो आप कितना लिखेंगे 33 इनटू, ये स्टेप अप कर रहा है ना, तो इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें 110 अपॉन 32, बताइए कितना आ रहा है, हाउ मच, 100.43। अब देखिए, अब यहां का बेस केवी अगर 33 है तो स्टेप अप होने के बाद यहां पे बेस, वही बेस केवी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अच्छा, अगेन फिर मोटर की तरफ आप जाएं, तो मोटर की तरफ जाएंगे तो आप यहां लिख सकते हैं न्यू बेस केवी, अगर मोटर की बात करें तो कितना हो जाएगा 113.43 इंटू, ये क्या कर दे रहा है, स्टेप डाउन कर दे रहा है इसी रेशियो से, तो उतना डाउन कर दीजिए आप 32 अपॉन 110, तो यही है, देखिए कितना आ रहा है 33। तो ये ख्याल रखना होगा आपको थ्रू आउट द कैलकुलेशन। कभी कभी ऐसा होगा, चलिए यहाँ पे तो एक साइड में है ये अल्टरनेटर, तो यहाँ से एक तरफ से आपने स्टार्ट किया, कभी कभी ऐसा होगा कि बीच में ही आपने बेस ऑपरेटिंग वोल्टेज एज्यूम कर लिया, तो वहां से थ्रू आउट द सिस्टम हर पार्ट पे आप देखेंगे, जहां जहां ट्रांसफार्मर होगा उसका इफेक्ट इंक्लूड करेंगे। स्टेप अप होगा तो वोल्टेज अप हो जाएगा, और डाउन जहां हो रहा है डाउन हो जाएगा, हर जगह का आप बेस केवी लिख लेंगे, ये प्रोसीजर में आपका रहेगा, ठीक है। जहां भी आप बेस वैल्यू एज्यूम करते हैं, रेफरेंस कॉमन बेस, वहां से स्टार्ट करेंगे, और जहां जहां ट्रांसफार्मर्स होंगे अगर, तो उनका ख्याल रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफार्मर क्या करता है, करंट लेवल चेंज करता है या वोल्टेज लेवल चेंज करता है, कैपेसिटी तो आपका सेम रह जाता है ना, नहीं 100 के अगर MVA या 100 kV अगर आपका ट्रांसफार्मर, तो कोई कहे प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड, तो क्या मतलब है, वोल्टेज लेवल पूछिए आप, प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड हम बता सकते हैं, राइट। लेकिन कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी में तो कोई चेंज नहीं है, तो कैपेसिटी में कोई टेंशन नहीं लेना है। और दो ही हमारी क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी जो जनरली प्रॉब्लम से दी गई होती है, वो क्या क्या होती है, ऑपरेटिंग वोल्टेज और कैपेसिटी। तो कैपेसिटी में कोई टेंशन नहीं लेना है, ट्रांसफार्मर है नहीं है, क्या ऑपरेटिंग वोल्टेज का ख्याल रखना होगा। तो थ्रू आउट द सिस्टम प्रॉब्लम में जहां जहां हमें ट्रांसफार्मर है उसके प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड बेस केवी कैसे चेंज हो रहा है, इसका हमें ख्याल रखना होगा कैलकुलेशन में, ठीक है। अब चले हम पर यूनिट रिएक्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो हमने इसी की रेटिंग को हमने बेस क्वांटिटीज मान लिया है, इसको और इसको, राइट। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा ना, फॉर्मूला में भी आप रखेंगे तो यही आएगा, तो नो नीड टू कैलकुलेट। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटर, यहाँ पे आप लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटर दैट इज जनरेटर इज इक्वल टू 15% का मतलब होता है 0.15, यही होता है ना, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, कॉमन बेस वैल्यूज पे, कॉमन बेस वैल्यूज ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड कैपेसिटी, जो कि ये है, कहां तक, ये वोल्टेज कहां तक है, प्राइमरी तक, यहां से यहां तक ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या हो जा रहा है, ये, फिर इसके बाद ये पूरे
जहां भी कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग वोल्टेज फिर 33 हो जा रहा है, ठीक है, ख्याल रखना है। बेस एमवीए हमारा 100 है थ्रू आउट। अब इसको मान लीजिए आप 8% का रिएक्टेंस, इसका मतलब पर यूनिट में 0.08, 8% मतलब 0.08। तो ये कैलकुलेशन किस बेस वैल्यूज पे की गई है? इनकी अपनी रेटिंग पे की गई है नहीं। अब ये देखिए, ये रेटिंग इनका 110 MVA है, लेकिन हमारा कॉमन बेस क्या है, एसबी क्या है, 100 है। तो हमें जेड न्यू कैलकुलेट करना होगा, न्यू रिएक्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ कि नहीं? तो न्यू रिएक्टेंस कैलकुलेट करना आसान है, आपको पता है कि पुरानी वैल्यूज हैं आपके पास किसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज बेस केवी और बेस एमवीए, और न्यू वैल्यूज पता है आपको दोनों ऑपरेटिंग वोल्टेज बेस केवी और बेस एमवीए। तो आप जेड न्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, निकालेंगे। इसी तरह से पर यूनिट में तब भी निकाल सकते हैं, एक्चुअल है तब भी निकाल सकते हैं। चलिए एक एक करके निकालते हैं। तो ऑल्टरनेटर की तो बात हो गई। अब यहां पे लिखे पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर जब लिखने जा रहे हैं आप, तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। जेड रिएक्टेंस जेड फैमिली से ही है ना, इंपीडेंस फैमिली से, तो वही फॉर्मूला होगा एक्स न्यू इक्वल टू क्या होगा, एक्स ओल्ड। ये होता था ना, एक एक करके लिखते हैं। तो एक्स ओल्ड कितना लिखेंगे आप, यहां बताएं, आप बताएं। 0.08 इनटू होता था एमवीए रेशियो, न्यू अपॉन ओल्ड होता था ना। न्यू का मतलब जो हमने कॉमन लिया है वो कितना है, 100 है। तो एमवीए न्यू अपॉन एमवीए ओल्ड, मतलब जिस पे ये कैलकुलेट की गई है वो कितना है, 110 इनटू, यहां पे हम स्क्वायर लेते हैं क्या, केवी ओल्ड अपॉन केवी न्यू। तो केवी ओल्ड क्या ले, 32 अपॉन केवी न्यू क्या है, 33 स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये, चलिए यहां पे जो भी आ रहा है 0.0683, सब लोगों का इतना ही आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब हम इसकी ये कैलकुलेशन करेंगे। यहां पे ये बात गौर करने की है, 8% रिएक्टेंस है, तो आपने फॉर्मूला में इसका प्राइमरी साइड है 32 kV और सेकेंडरी साइड है 110 kV, कैपेसिटी तो सेम है, तो आपने यही यूज किया है, इसको क्यों नहीं यूज किया है? जबकि पता है कि रिएक्टेंस तो प्राइमरी साइड कैलकुलेट करे होंगे या सेकेंडरी साइड से सेम आता है ना पर यूनिट कैलकुलेशन में, रेफर टू प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड। हाँ सही बता रहे हैं। तो गौरव ये बता रहे हैं कि सेकेंडरी साइड भी रखेंगे तो सेम आएगा, उस वक्त जो है बेस वैल्यू ऑफ केवी सेकेंडरी वाला रखना पड़ेगा, जो कि ये है। बस में है ना कि सेकेंडरी साइड एक्चुअल वोल्टेज ट्रांसफॉर्म होकर के अप हो रहा है तो बेस भी अप हो जा रहा है सेम प्रोपोर्शन में। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अभी प्राइमरी साइड का हमने रखा है, तो प्राइमरी साइड की बेस वैल्यूज हमने रखा है ऑपरेटिंग वोल्टेज का 33। अगर सेकेंडरी साइड का रखेंगे तो सेकेंडरी साइड का बेस केवी जो कि 113 है रखेंगे, आंसर सेम आएगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट कैलकुलेट, ये आपने नोट कर लिया है, ठीक है, आप ही ने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट हम इसी को मिटा के लिखते हैं। अब नेक्स्ट लिखना है ट्रांसमिशन लाइन की। ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल टू, अब यहां देखिए ये पर यूनिट में नहीं है, पर यूनिट में भी हो सकता था, तो पर यूनिट में नहीं है, एक्चुअल है। तो क्या बात है, एक्चुअल है तो जेड बेस चाहिए हमें, ठीक है। तो एक्चुअल हम लिख देंगे 50 अपॉन जेड बेस, और जेड बेस इससे पहले डिस्कस किया गया है ना कि जेड बेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, नोइंग ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड एस बेस। क्या होता है फॉर्मूला, हाँ क्या होता है, चलिए हम लिख देते हैं 50 अपॉन, ये आप ये कहना चाह रहे हैं केवी बेस स्क्वायर अपॉन एमवीए बेस, ये फॉर्मूला आप बता रहे हैं। अब केवी बेस इस पोर्शन का क्या होगा, देखिए इस साइड में प्राइमरी साइड तो 33 था, अब यहाँ स्टेप अप से यहाँ तक जहां भी केवी बेस की जरूरत पड़ेगी
वहां पे हम ये यूज करेंगे। तो आप रखिए केवी बेस इज इक्वल टू 113.43 ये रखिए, और एमवीए तो कोई चेंज हो नहीं रहा है ट्रांसफार्मर से, वो क्या है कॉमन बेस एमवीए 100 है। तो यहाँ पे आप रखें 113.43 स्क्वायर अपॉन यहाँ रखें आप 100, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, तो 50 इंटू 100 अपॉन 1143 स्क्वायर इज इक्वल टू, एक आदमी बताइए, 0.3886। तो आपने इसका रिएक्टेंस तो ऑलरेडी आपको पता था, इसका कैलकुलेट कर लिया, इसका कैलकुलेट कर लिया, अब इसका कैलकुलेट करेंगे, राइट। इसका कैलकुलेट क्यों करेंगे, जब ट्रांसफार्मर सेम ही है तो वही रेटिंग है ना, वही रेटिंग है, तो प्राइमरी साइड अब या सेकेंडरी साइड से कैलकुलेट करेंगे तो वही पर रिएक्टेंस मिलेगा आपको, सेम ही ट्रांसफार्मर तो है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं मोटर की तरफ, ठीक है। तो एक एक करके मोटर की कैलकुलेट करते हैं, ये मिटा दूं। तो पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ, नेक्स्ट लिखिए, पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ मोटर 1, यहां लिखे आप मोटर 1 इज इक्वल टू, अब यहां देखिए यहां भी परसेंटेज में दिया है, यानी कि 0.2 पर यूनिट है रिएक्टेंस। इनकी अपनी रेटिंग पे बेस केवी इनकी अपनी है 30, बेस एमवीए इनकी अपनी है वो भी 30, लेकिन आपको कैलकुलेट करना है कॉमन बेस केवी और बेस एमवीए पे करना है ना, तो फॉर्मूला वही लगेगा। तो यहां हम लिख रहे हैं, चलिए यहां पे लिखते हैं इज इक्वल टू एक्स न्यू इज इक्वल टू एक्स ओल्ड। अब मोटर 1 का लिख रहे हैं तो एक्स ओल्ड कितना है 0.2 इनटू क्या था फॉर्मूले में, एमवीए न्यू अपॉन एमवीए ओल्ड। एमवीए न्यू कितना है 100, एमवीए ओल्ड मतलब इनका 30, वेरी गुड, मतलब आप समझ रहे हैं। इसके बाद क्या होता था, केवी ओल्ड अपॉन केवी न्यू होल स्क्वायर, तो केवी ओल्ड का मतलब इनका 30 अपॉन, यहां पे फिर आगे 33 हो गया ना बेस केवी, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो यहां पे 33 लिख दीजिए, इनके स्क्वायर होता है ना, बताइए आंसर कितना आ रहा है, 0.5509, तो राउंड ऑफ करके 1 बोले या 09 बोलिए, ठीक है, जो भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसी तरह से पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ मोटर 2 लिखिए आप, तो यहां पे मैं 2 लिख देता हूं डायरेक्टली, इसका मतलब सेकेंड की बात कर रहे हैं। मोटर 2 में एक्स न्यू इज इक्वल टू एक्स ओल्ड, ये भी देखिए 0.2 है, 0.2 रहने दीजिए, एमवीए न्यू अपॉन एमवीए ओल्ड, तो एमवीए न्यू तो 100 रहेगा कॉमन बेस एमवीए, एमवीए ओल्ड इनका कितना है 20 है, तो यहां पे क्या कर देंगे हम 20, और यहां पे केवी ओल्ड अपॉन केवी न्यू होल स्क्वायर, तो ये सेम है, लेकिन आंसर डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि यहां पे ये 50 20, हाँ 0.8264 सबका ये आ रहा है। इसी तरह से क्विकली आप मोटर 3 के लिए निकालिए, मोटर 3 यहां लिख देता हूं, पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ मोटर 3 यहां पे लिखिए, हाँ एक बार रिपीट कर देता हूं, 2 लाइन है, तो एक्स न्यू आपका 0.2 ही है, इज इक्वल टू एक्स ओल्ड 0.2 है, एमवीए न्यू अपॉन एमवीए ओल्ड, ये कितना आ रहा है 50 हो गया, यहां पे क्या करेंगे 50, और केवी ओल्ड अपॉन 30 केवी न्यू, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर ट्रांसफार्मर वाले यहां भी लगा देते या कुछ भी करते तो अलग हो जाता है, ठीक है, तो उसका ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है 3305, सबका ये आ रहा है। तो सारी पर यूनिट रिएक्टेंसेस आपने कैलकुलेट कर लिया है, जो आपका पावर सिस्टम है उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं आपके, ऑल्टरनेटर, 2 ट्रांसफार्मर, 1 ट्रांसमिशन लाइन और 3 मोटर्स, तो सबकी पर यूनिट रिएक्टेंसेस आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो यहां तक आपका काम खत्म हो गया, पर यूनिट वैल्यूज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट करें ऑल्सो ड्रॉ द रिएक्टेंस डायग्राम ऑफ द सिस्टम। रिएक्टेंस डायग्राम, रिएक्टेंस पता है तो रिएक्टेंस डायग्राम मैं बता रहा हूं कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम जिस तरह से आपने रिप्रेजेंट किया ऑन पर फेज बेसिस, तो रिएक्टेंस डायग्राम स्टार्ट करें एक तरफ से, जहां भी ऑल्टरनेटर होगा या मोटर होगा उसमें ईएमएफ आएगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे जब आप लोग फॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे, सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस, तो यहाँ वहां पे जरूरत पड़ेगी, जब सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेट करते हैं
तो वहाँ पे परंट रिएक्टेंस की जरूरत पड़ती है, उससे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो फिलहाल अभी रिएक्टेंस डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं उसको देख लेते हैं, इसका यूज कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, आगे हम अगले यूनिट्स में, नेक्स्ट यूनिट्स में हम देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेटर से स्टार्ट करते हैं। तो एक ईएमएफ यहाँ पे आप बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्टेंस बनाएंगे इसका, और जो वैल्यू परंट रिएक्टेंस आपने जो निकाला था कितना है वो जे टाइम्स लिख देंगे। रिएक्टेंस होता है ना जे समथिंग, राइट, पर यूनिट लिखेंगे उसको, पर यूनिट भी लिखेंगे, पर यूनिट वैल्यूज है ना, तो आप लिख देंगे यहाँ पे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप देखिए फिर क्या ट्रांसफार्मर है, तो उसके लिए भी ये रिएक्टेंस डायग्राम है, इसलिए यहाँ इसके लिए भी एक इसका रिएक्टेंस बना दीजिए, ठीक है। फिर जो है चलिए और नीचे बनाता हूँ, वहाँ पे जगह कम पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो आपने ऑल्टरनेटर के लिए बना दिया, यहाँ से एक ट्रांसफार्मर है उसके लिए बना दिया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसके बाद फिर ट्रांसमिशन लाइन है, इसके लिए बनाएंगे, जो भी वैल्यू जहाँ आ रही है उसको लिख दीजिए। फिर ट्रांसफार्मर है, फिर यहाँ उसका रिएक्टेंस यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में 3 मोटर्स आर देयर, तो जहाँ भी ऑल्टरनेटर या मोटर है उनके रिएक्टेंस के साथ साथ ईएमएफ भी आप बनाएंगे, बताया ना अभी। तो ये 3 पैरेलल कनेक्टेड मोटर लोड्स हैं, ठीक है, इसको आपने बना दिया और रेफरेंस बस से कनेक्ट कर दिया आपने। मैं वैल्यूज नहीं लिख रहा हूँ, आप वैल्यूज लिख देंगे, मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3, जे टाइम समथिंग, जो भी आंसर्स आए, राइट। कोई बचा तो नहीं, देखिए एक अल्टरनेटर का हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स एंड 3 मोटर लोड्स, ठीक है। तो ये कहलाता है रिएक्टेंस डायग्राम। आगे हम देखेंगे कि रिएक्टेंस डायग्राम जब बना लेते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आगे की बात बता रहा हूँ, जैसे 3 इक्विवेलेंट आप लिख सकते हैं ना, पैरेलल कनेक्टेड है, तो ये इसके साथ सीरीज में है, इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो फाइनली आपको एक सिंपल लूप मिलेगा ईएमएफ और रिएक्टेंस का। तो फॉल्ट भी हुआ है तो सर फॉल्ट करंट इनके रेशियो लेकर के आप निकाल सकते हैं। ईएमएफ को पर यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं 1 पर यूनिट, तो इजीली वहाँ पे फॉल्ट कैलकुलेशन करते हैं, वो आगे देखेंगे जब फॉल्ट पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो बस इतना ही था क्वेश्चन में, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप लोग। नहीं डाउट, समझ में आया सबको? ओके, थैंक यू वेरी मच।